चिंटू ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? मम्मी ने ग्रामर के ऊपर कुछ नज़र डाली और कहा, बेटा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब चिंटू थोड़ा होशियार, मम्मी ये तो पार्ट्स हैं ना स्पीच के, पर ये टॉपिक क्या है, क्यों पढ़ने हैं ये नाउन प्रोनाउन? मम्मी इज़ लाइक, बेटा 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक एग्जाम्स में आएगा, कोर्स करिकुलम का पार्ट होगा। गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करोगे, कंपेटिटिव एग्जाम की, तो उस कोर्स करिकुलम में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं इसके। और इवन अगर जॉब इंटरव्यू में जाओगे किसी भी MNC के, तो वहाँ पर जो उनका रिटन टेस्ट होता है, वहाँ पर भी इसके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। तो टॉपिक तो पढ़ना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा। अब ये है फ्लॉ हमारी अप्रोच में एजुकेशन के लिए, या हमारे एजुकेशन सिस्टम में। हम लाखों रुपए की फ़ीस देने के बाद भी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमें एक एग्ज़ाम को पास करके दूसरी क्लास में जाना है, ना कि खुद को एजुकेट करने के लिए कि यार ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट क्यों है। वेल, अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ नाउन प्रोनाउन ये नहीं है, टॉपिक जान है, भाषा की जान है। ये एक यूज़र गाइड है पूरी भाषा की, मतलब एक भाषा को यूज़ कैसे करना है, ये 9 टॉपिक्स वो एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर आते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी बुक आती है ना, यूज़र मैनुअल की, जिसमें पूरा डिटेल में लिखा होता है कि इस मशीनरी का, इस मशीन का, जो भी डिवाइस या गैजेट लेकर आए हैं आप, इसमें कितने पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स का क्या क्या फ़ीचर है, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। अगर आपने उन सारे फीचर्स को समझ लिया, इंडिपेंडेंटली सारे टॉपिक्स को समझ लिया, तो आप उस मशीन को बहुत इफेक्टिवली यूज़ करना सीख जाते हैं। सिमिलरली एक भाषा को बनाने के लिए ना 9 तरह के अलग अलग पार्ट्स चाहिए। देखो, लैंग्वेज में जितने भी वर्ड्स यूज़ होते हैं, किसी समझदार इंसान ने क्या किया, उनको कैटेगराइज कर दिया 9 कैटेगरीज में, कि एक तरह का काम करने वाले वर्ड्स को हम नाउन कहेंगे, एक तरह का काम करने वाले वर्ड्स को हम प्रोनाउन कहेंगे, एंड दिस इज हाउ द लिस्ट गोज ऑन। पर किस बेसिस पर डिसाइड किया? भाषा में उन वर्ड्स के रोल के हिसाब से, उनके फंक्शन के हिसाब से, जैसा वर्ड का फंक्शन होगा, जैसा उसका काम होगा, उसी हिसाब से उसको नेम किया जाएगा। और जब आप इंडिविजुअली इन वर्ड्स को यूज करना सीख जाएंगे कि यार एडवर्ब्स का एग्जैक्टली लैंग्वेज में रोल क्या है, एडजेक्टिव्स का एग्जैक्टली लैंग्वेज में रोल क्या है, तो आपकी वोकैबुलरी कितनी इमेंसली डेवलप होगी, आपका सेंटेंस कंस्ट्रक्शन कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर आपको ये छोटे छोटे पार्ट्स को डिटेल में समझना आ गया। On that note guys, this is Vidyushi Kaushik. The video is brought to you by Ocean English Academy. और आज की वीडियो में हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस करने के लिए लिंक फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट में। चलिए शुरू करते हैं। तो भाषा का पहला पार्ट है नाउन। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करें कि आपको ही भाषा बनानी है, तो समझदारी इस चीज़ में होगी ना कि सबसे पहले हम नाम रख लें, चीज़ों के नाम रख लें। उससे क्या होगा कि पहचानना आसान होगा। अगर मैंने कहा पेन, तो आपको पता होगा कि अच्छा ये पेन की बात कर रही है जिससे लिखा जाता है। अगर मैंने कहा हेयर, तो आपको पता है अच्छा बालों की बात हो रही है। तो क्या किया गया, भाषा में सबसे पहले नाम रखे गए कि हर चीज़ को एक नाम दे दो ताकि हर किसी को पता हो किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो नाउन को मैंने कहा है कि नाउन की डेफिनेशन है बस नाम, किसी भी चीज़ का नाम। अब वो नाम किसी इंसान का हो सकता है, जैसे जैक। रनर, अच्छा रनर किसी इंसान का नाम नहीं है, पर आप कैसे बताओगे अगर कोई बंदा भागता है, वो रनर है, वो एथलीट है, वो टीचर है, वो स्पीकर है। तो ये भी तो वर्ड्स हैं ना जो डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए गए हैं, जो नाम दिए गए हैं कि भागने वाले इंसान को हम रनर कहेंगे, पढ़ाने वाले इंसान को हम टीचर कहेंगे, जो लीड करता है दूसरों को, रास्ता दिखाता है, उसको हम लीडर कहेंगे। तो ये सारे वर्ड्स नाउन हो गए। ब्रांड नेम्स भी इसी तरह, नाइकी, ज़ारा, मैंगो, प्यूमा, ये सारे वर्ड्स क्या हैं, ये नाम है किसी ना किसी चीज़ के, तो ये भाषा में नाउन हुए। उसके बाद प्लेसेस। अब प्लेसेस सिर्फ दिल्ली ही नहीं है, इंडिया, इवन किसी कैफ़े का अगर नाम है, मून डांस कैफ़े, ये कसौल में है, बड़ा ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट। तो खैर इसका ये भी क्या एक कैफ़े का नाम है, प्लेस का नाम है, नाउन हो गया। थिंग्स जैसे वाटर, बेड, हाउस, क्लोथ्स, जिन चीज़ों को आप देख सकते हैं वो सारी चीज़ें नाउन हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारे इमोशंस हैं उनको भी नाम रखे गए। जैसे मैंने कहा कि भाई ही इज़ इन लव, एक्सक्यूज मी,
तो मैंने कहा ही इज़ इन लव, तो कौन से इमोशन में आपको कैसे पता चलेगा, उस इमोशन के नाम से पता चलेगा ना। फिर मैंने कहा नाउ ही इज़ इन पेन, अब वो किस कौन से इमोशन में है, वो पेन में है। फिर मैंने कहा नाउ ही इज़ इन डिप्रेशन, अब वो डिप्रेशन में चला गया। तो जो इमोशंस को नाम दिए गए वो भी नाउन हो गए। और क्या इमोशंस है, हेट्रेड है, किसी से नफरत है किसी को, तो वो किस इमोशन को फील कर रहा है, हेट्रेड को। कोई अकेला फील कर रहा है, लोनलीनेस है या फिर डिप्रेशन है। तो इमोशंस के जो नाम दिए गए वो भी भाषा में नाउन हो गए। एक्टिविटीज, अब आप कहोगे मैम रनिंग डांसिंग ये तो वर्ब्स हैं, ये वर्ब्स भी हो सकती हैं, पर अगर मैंने आपको कहा आई लव डांसिंग, आई लव रनिंग, तो मैं आपको एक एक्टिविटी का नाम बता रही हूँ, ना कि मैं आपको ये कह रही हूँ आई एम रनिंग या आई एम डांसिंग। मैं आपको क्या कह रही हूँ कि मेरे को कौन सी एक्टिविटी को करना पसंद है। आई लव गार्डनिंग, आई लव रीडिंग। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी को जब हमने डिस्क्राइब किया उसको भी हमने कहा कि यार ये भी नाउन हो गई। अब सबसे कॉम्प्लेक्स चीज़ जहाँ पर आप कंफ्यूज होते हैं अपने एग्जाम्स में भी कि कॉन्सेप्ट्स को भी आप इनको एडजेक्टिव समझने लगते हैं कई बार। कॉन्सेप्ट्स जैसे डेमोक्रेसी होनी चाहिए, है ना, या फिर फ्रीडम होनी चाहिए। हमने एक चीज़ को एक्सप्लेन किया कि यार एक जगह पर ये मतलब बच्चों को ना पढ़ाया जाना चाहिए, उनको स्कूल भेजो, फिर उनको पढ़ाओ, उनको एजुकेट करो, ना कि उनको रट्टू तोता बनाओ। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने क्या नाम दिया, एजुकेशन का नाम दिया, एजुकेशन। या फिर कंपैशन, मतलब किसी के अंदर कंपैशन होना चाहिए, कैसे, किस चीज़ का कॉन्सेप्ट है, दया का, कि आपको सिंपैथी होनी चाहिए दूसरे की सफरिंग की। या फिर क्रिएटिविटी, बच्चों के अंदर क्या होना चाहिए, कौन सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्रिएटिविटी। अब जब मैंने क्रिएटिविटी वर्ड यूज़ किया तो ये मैंने आपको एक नाम बताया जिससे आप समझ पाओ कि मैं कौन सी चीज़ की बात कर रही हूँ, कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है जिसको इतना कॉम्प्लेक्स हमने आज तक बनाया। किसी भी चीज़ का नाम भाषा में नाउन कहलाया जाएगा, और उस नाम को दिया है नाउन देवी ने। नाउन देवी का काम क्या है भाषा में, ये कौन सा पार्ट है भाषा का जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है, नाउन देवी ने, कि हर चीज़ को हम एक नाम देंगे ताकि लैंग्वेज में कंफ्यूजन ना हो। अब पार्ट 2 आता है प्रोनाउन। तो इन्होंने कहा कि यार कई बार ना नाउन को बार बार रिपीटेटिवली यूज़ नहीं कर सकते, कभी तो करने में मीनिंग ही खराब हो जाएगा और कई बार सुनने में बहुत अजीब लगेगा। एग्जाम्पल, विदुषीज नेम इज विदुषी, विदुषी लिव्स इन दिल्ली। पहले इसमें नाउन पकड़ते हैं। विदुषी एक नाम है, ये नाउन हो गया। दिल्ली एक प्लेस का नाम है, तो ये नाउन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये सुनने में बड़ा वियर्ड सा लग रहा है, विदुषीज नेम इज विदुषी। तो यहाँ पे विदुषी की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया, नाउन का छोटा भाई आया। नाउन के छोटे भाई ने यहाँ पे काम किया कि भाई अगर आप नाम पहले ही बता दोगे तो ये तो सेंटेंस का मीनिंग मिस हो जाएगा। तो कहो माय नेम इज विदुषी, आई लिव इन दिल्ली। आई यहाँ पे फिर नाउन की जगह पर दूसरा वर्ड आया आई। तो इन शॉर्ट प्रोनाउंस क्या हैं, वो वर्ड्स हैं जब नाउन काम पर नहीं जा सकता क्योंकि उसके जाने से सेंटेंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पर हमें प्रोनाउन को यूज़ करना पड़ता है। अब देखो भाषा में ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस कहलाए जाते हैं। जब टाइप्स पढ़ेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तब मैं आपको ये सारे वर्ड्स डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। अभी बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझो कि पार्ट्स क्या हैं लैंग्वेज के। अब आते हैं एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को मैंने नाम दिया है कि यार ये ना एक फेरी फ्रेंड है, ये नाउन्स की दोस्त है। नाउन की दोस्त क्यों है, इसका काम है कि जो भी नाउन है, जिस भी चीज़ का नाम यूज़ हुआ है उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना, उसको थोड़ा मोटिवेट करके, एनकरेज करके उस नाउन के बारे, नाउन को डिस्क्राइब करना कि यार ये कैसे वाली नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, जैक है, जैक नाउन है, किसी का नाम है, पर हमने कहा जैक कैसा है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, दिल से बहुत ही अच्छा है, ही इज़ वेरी काइंड हार्टेड, जैक इज़ काइंड हार्टेड। तो काइंड हार्टेड वर्ड क्या कर रहा है, वो किसी न किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। रनर कैसा है, फास्ट। ये वही नाउन्स हैं जो हमने पढ़ी थी। इन नाउन्स के आगे हमने बस एडजेक्टिव्स यूज़ कर दिया है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। इंस्पिरेशनल, टीचर, टीचर कैसा है, इंस्पिरेशनल है, तो टीचर के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली है, तो वो वर्ड 100% एडजेक्टिव ही होगा। और देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर, इनक्रेडिबल इंडिया, क्लीन वाटर, कोजी कैफे, बड़ा घर, स्पेशियस हाउस, गहरा प्यार, डीप लव, बहुत ही नफरत, इंटेंस हेट्रेड। कैसे क्लोथ्स हैं, ट्रेंडी क्लोथ्स। कैसी क्रिएटिविटी चाहिए बच्चों में, बाउंडलेस, जिसकी बाउंड्री ना हो, बाउंडलेस क्रिएटिविटी होनी चाहिए।
तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि अगर आपको वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है तो कम से कम 200 वर्ड्स की एक लिस्ट बनाएं सिर्फ एडजेक्टिव्स की, ताकि आपको लोगों को, जगहों को, चीज़ों को और डिटेल में और डीपली एक्सप्लेन करना आए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए कि क्या एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले ही आएगी, जैसा हमने पढ़ा? नहीं, ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। एडजेक्टिव का काम है नाउन, और अगर नाउन नहीं आ पाई काम पर तो प्रोनाउन आया होगा, तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना। जैसे यहाँ पे देखो, ही के बारे में पता चल रहा है कि ही क्या कैसा है, हैप्पी है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गई। शी इज कनिंग, चंट है वो, तो कनिंग वर्ड हमें शी के बारे में बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, हालांकि ये किसी नाउन से पहले नहीं आया है। अब नेक्स्ट एक बहुत बड़े डाउट को क्लियर करते हैं, जो कि आपके फ्री स्पोकन इंग्लिश कोर्स के डे 3 में भी आपने पूछा था कि मैम इज एम आर के साथ यहाँ पे ईडी क्यों आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है? जैसे ही इज एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज्यादा थका हुआ है या वो कंफ्यूज्ड है, तो ही इज कंफ्यूज क्यों नहीं कहेंगे, ही इज कंफ्यूज्ड क्यों कह रहे हैं? या फिर शी इज सरप्राइज, शी इज सरप्राइज्ड क्यों आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों आ रही है यहाँ पर इज एम आर के साथ? वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ रही है, एक्चुअली ये सारी एडजेक्टिव्स हैं। अच्छा, एक और चीज, एडजेक्टिव गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट है, तो राइट प्रोनाउंसिएशन इज एडजेक्टिव्स। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये एडजेक्टिव्स हैं, इनको आप मिसअंडरस्टैंड ना करें वर्ब की थर्ड फॉर्म के लिए। और ये क्या कर रहे हैं, ये ही, शी या किसी भी बंदे को, जैसे मैंने कहा माय कैट इज फ्राइटेंड, मेरी कैट कैसी है, डरी हुई है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताया, किसके बारे में, कैट के बारे में, तो माई कैट इज फ्राइटेंड, ना कि शी इज फ्राइटेंड, शी इज फ्राइटेंड। आई एम एक्साइटिंग, आई एम एक्साइटेड, मैं एक्साइटेड हूं, और अगर मैंने कहा मैं एक्साइटिंग हूं तो इसका मतलब मैं कह रही हूं कि मैं एज अ पर्सन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग हूं, ठीक है। शी इज फ्रस्ट्रेटेड, तो यहाँ पे ईडी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, पर आप एडजेक्टिव्स यूज कर रहे हैं नाउन या फिर प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्ब, और एडवर्ब को मैंने नाम दिया है कि यार ये ना पुलिस ऑफिसर है, इनको और डिटेल में जानना है कि भाई कोई भी काम जो हुआ है वो किस तरह से हुआ है, या कोई भी अगर एडजेक्टिव है उसके बारे में भी अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो वो हमारी एडवर्ब करती है ये काम, या कभी कभी ये एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर देती है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज टैलेंटेड, क्लियर है ना, ही प्रोनाउन है, टैलेंटेड एडजेक्टिव है। अब मैंने आपसे पूछा भाई टैलेंटेड है, पर कितना टैलेंटेड है? आपने कहा एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो एडवर्ब ने क्या किया, उसको एडजेक्टिव को और डिस्क्राइब कर दिया, उसके बारे में और डिटेल दे दी। द मूवी वॉज गुड, द मूवी वॉज सरप्राइजिंगली गुड, मूवी वॉज एस्टॉनिशिंगली गुड, इट वॉज अनबिलीवेबली गुड। ये सारे वर्ड्स एडवर्ब हैं, और देखो एडवर्ब में अधिकतर एलाई वर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा, जस्ट अ क्विक हैक। तो कैसी, कितनी अच्छी थी, मतलब सरप्राइजिंगली गुड थी। शी सिंग्स, अब ये सेंटेंस सिंपल है, अब इसमें हमने सबसे पहले एडवर्ब ऐड करी कि भाई कैसा गाना गाती है, शी सिंग्स ब्यूटिफुली, बहुत ही सुंदर। अब मैंने कहा कि यार एडवर्ब को भी ना मज़ा नहीं आ रहा, इसको भी बताओ कि सुंदर नहीं, बहुत ही सुंदरता से गाती है, तो मैं कहूँगी शी सिंग्स वेरी मेलोडियसली, शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली। तो यहाँ पे क्या हुआ, एडवर्ब ने एडवर्ब को डिस्क्राइब करा, वेरी यहाँ पर दूसरा एडवर्ब है जिसने ब्यूटिफुली एडवर्ब को डिस्क्राइब किया। तो इतना इंटरेस्टिंग है ये, देखिए वेरी वर्ड आप कब से यूज कर रहे हैं, ये एडवर्ब है एग्जैक्टली। अब वो कह रहे हैं कि यार देखो ही स्पीक्स लाउडली, पर आपने कहा कि भाई बहुत ही जोर से, क्वाइट लाउडली, क्वाइट भी एडवर्ब बन गया। द कैट मूव्ड स्लोली, कितना स्लोली भाई, इनक्रेडिबली स्लोली, बहुत ही, मतलब बहुत ही धीरे, इनक्रेडिबली स्लोली। शी डांस्ड अक्रॉस द स्टेज, सिंपल सेंटेंस है, ये प्रोनाउन है, ये वर्ब है। अक्रॉस द स्टेज में आपने क्या बताया, आपने उसकी पोजीशन बताई, ये प्रपोजिशंस है, ये आगे पढ़ेंगे। स्टेज आपकी नाउन हो गई। कैसे डांस किया उसने, ग्रेसफुली, तो ग्रेसफुली भी आपका एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यू आर लेट, क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो इस सेंटेंस में एडवर्ब क्या है, या है भी या नहीं? यू प्रोनाउन, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है। अब ये लेट क्या है, ये एडवर्ब जैसा तो नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें एलाई तो आया ही नहीं है, पर ये एडवर्ब ही है, क्योंकि एडवर्ब का काम ना कोई भी काम किस तरह हुआ है ये बताने का है। तो देखो, अब आप कहोगे मैम ये एडजेक्टिव क्यों नहीं है, आपने कहा कि तुम लेट हो, क्या आपको यू के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि यू बहुत ब्यूटीफुल है, यू स्किल्ड है, या फिर यू बहुत कैरिस्मेटिक है?
आपको यू के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिल रही है, आपको यू के एक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि वो जो काम कर रहा है वो काम कैसा कर रहा है, वो क्या है, कैसा काम है उसका, लेट है वो, तो उसके एक्शन के लिए हमने वर्ड यूज किया लेट और इसीलिए लेट बन गया एडवर्ब। शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली। अब यहाँ पर ऑलवेज भी हमें बता रहा है एक्शन के बारे में कि हमेशा जल्दी आती है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। और अर्ली जल्दी आना, कोई काम कैसे होता है, जल्दी होता है, तो ये भी एडवर्ब हो गया। दे वॉक्ड अपस्टेयर्स, वो कहाँ गए, वो अपस्टेयर्स गए। अब आपने इसमें क्या किया, आपने ये अपस्टेयर्स एडवर्ब क्यों हुआ, क्योंकि आपने ये बताया है कि यार काम किस लोकेशन में हुआ, अपस्टेयर्स हुआ। दे वेंट वेयर, दे वेंट अपस्टेयर्स, तो अपस्टेयर्स भी यहाँ पर एडवर्ब है। ही वेंट आउटसाइड, वो बाहर गया। लोकेशन बताई आपने कि भाई कोई भी काम एग्जैक्टली किस तरफ हुआ, कहाँ पर हुआ, तो ही वेंट आउटसाइड, इसीलिए आउटसाइड भी एडवर्ब बन गया। ये मैंने सिर्फ इसलिए एक्सप्लेन किया है कि बहुत सारी वीडियोस में जो अभी इंटरनेट पर अवेलेबल हैं, इन वर्ड्स के बारे में बात नहीं करी है कि ये वर्ड्स क्या हैं, ये वर्ड्स भी एडवर्ब हैं। इन्हें आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आपको ट्रिक पता चल गई कि जो एडजेक्टिव्स हैं वो नाउन के बारे में, किसी के नाम के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देंगी, और जो एडवर्ब्स हैं वो कोई काम किस तरह हुआ है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगी, या फिर वो एडजेक्टिव को और डिटेल में डिस्क्राइब कर सकती हैं, या फिर एडवर्ब को ही डिस्क्राइब कर सकती है। लैंग्वेज का फिफ्थ पार्ट है वर्ब। वर्ब लैंग्वेज में वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एक्शन को बताते हैं कि यार काम कौन सा हो रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, क्या कौन सा काम था, सोने का। ही वॉज टॉकिंग टू समवन, सो टॉकिंग क्या काम कर रहा था, वो बात करने का। तो हमने स्कूल में पढ़ा था कि एक्शन वर्ब्स होती हैं, इनसे हम फेमिलियर हैं। हंसना, जिसमें आपका फिजिकल मूवमेंट हो, है ना, हा हा हा, फिजिकल मूवमेंट, कोई एक्शन हो रहा है उसको हमने क्रिया वर्ब का नाम दे दिया। उसके बाद ना स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स क्या होती हैं, इसमें फिजिकल मूवमेंट नहीं होगा पर स्टेट बताया जाएगा। जैसे मैंने कहा वो ना थोड़ा सा डिप्रेस्ड लग रहा है, तो ही सीम्स डिप्रेस्ड। सीम्स क्या हो गई, स्टेटिव वर्ब हो गई, क्योंकि उसने स्टेट बताया कि यार ही सीम्स डिप्रेस्ड, और डिप्रेस्ड क्या है, एडजेक्टिव। अब देखिए इसमें बी फॉर्म जो है वर्ब की, इज, एम, आर और वॉज, वर, ये भी आपकी स्टेटिव वर्ब्स हैं, क्योंकि इन्होंने ही तो स्टेट बताया था ना यहाँ पर हमें एडजेक्टिव वाले स्लाइड में कि ही इज कंफ्यूज्ड, शी इज एग्जॉस्टेड। तो इज क्या कर रहा है, किसी की स्टेट बता रहा है कि यार वो कैसी है, कंफ्यूज्ड है, एग्जॉस्टेड है, टायर्ड है, या फिर फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है। तो स्टेटिव वर्ब्स क्या करेंगी, स्टेट बताएंगी किसी का। इसमें सीम और एक बिकम भी हो सकता है, जैसे ही बिकेम होपलेस, वो कैसा बन गया, होपलेस बन गया। तो बिकेम क्या है, ये एक स्टेटिव वर्ब है जो किसी का स्टेट बता रही हैं। तो नेक्स्ट वी हैव ऑक्सिलरी वर्ब्स व्हिच आर आल्सो नोन एज हेल्पिंग वर्ब्स। नाउ फॉर एन एग्जांपल, सी इफ आई वांट टू टेल यू दैट ओ यू नो समंथा हैज नॉट कम येट, समंथा अभी तक आई नहीं है। अभी तक नहीं आई है, कोई काम अभी तक अनफिनिश्ड है, ये आपको बताया है ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट ने। तो लैंग्वेज में हेल्पिंग वर्ब्स आपको हेल्प करती हैं ये बताने के लिए कि कोई भी एक्शन एग्जैक्टली किस टाइम पर हुआ, पास्ट में, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, अभी तक चल रहा है, पास्ट में चल रहा था, फ्यूचर में चल रहा होगा, क्या उस एक्शन का एग्जैक्टली टाइम क्या है, उसका टाइम फ्रेम पर किस टाइम से किस टाइम तक वो चलेगा। तो हेल्पिंग वर्ब्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दैट नोट गाइज, इफ यू रियली वांट टू improve your conversational English, your communicative English, then I would highly recommend you my 90-day spoken English course book, which is English Warrior. इस 90 डे स्पोकन इंग्लिश कोर्स बुक में मैंने पूरी ग्रामर जो आपको इंग्लिश बोलने के लिए चाहिए उसको बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल सेंटेंसेस के साथ और बहुत सारी एक्सरसाइजेस के साथ। उसके बाद आप सेकंड सेक्शन में बहुत सारे रेडीमेड इंग्लिश सेंटेंस सीख सकते हैं जो आपकी कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश को बिल्ड करने में आपको बहुत इमेंसली हेल्प करेंगे। और थर्ड लेवल पे आप कॉन्वर्जेशंस होल्ड करना सीखेंगे डायलॉग्स प्रैक्टिस के साथ। उसमें बहुत सारे रोल प्लेज हैं, अगर आप उन कॉन्वर्जेशंस को अपने साथ प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल नेवर रन आउट ऑफ इंग्लिश एक्सप्रेशंस दैट यू नो एज टू हाउ शुड आई कम्युनिकेट माई आइडियाज इन इंग्लिश। यूल हैव abundance of vocabulary and English expressions with you. इस बुक का लिंक आपको पिंड कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट इन केस अगर आप इस बुक को एक स्टडी मटेरियल की तरह यूज़ करके अपने कॉन्वर्जेशनल इंग्लिश को और बेहतर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पार्ट है भाषा का प्रिपोजिशन। तो भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे बनाए गए जिनका काम था ट्रैक करने का, ट्रेस करने का, ये पता लगाने का कि यार कोई भी चीज़ कहाँ पर है। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई दरवाजे पर है तो मुझे एक शब्द चाहिए होगा लोकेशन बताने के लिए, एट, समवन इज एट द डोर। या मैंने कहा चाबियाँ टेबल पर हैं, द कीज आर
ऑन द टेबल। ऑन शब्द क्या कर रहा है, लोकेशन बता रहा है कि चाबियों को ट्रेस करना है तो भाई ऑन द टेबल चेक करो। या फिर द कीज आर इन माई पॉकेट। इन वर्ड क्या काम कर रहा है, वो एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई कीज की लोकेशन क्या है। तो लोकेशन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे उनको हम प्रीपोजिशन कहेंगे। डायरेक्शन बताने के लिए जो वर्ड्स यूज होंगे कि भाई किस तरफ कोई काम हुआ, जैसे आई एम गोइंग टू दिल्ली। टू वर्ड क्या कर रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि यार मैं दिल्ली की तरफ जा रही हूँ, तो टू आपका प्रीपोजिशन बन गया। इसी तरह ही वेंट टूवर्ड द माउंटेन, माउंटेन की तरफ वो गया। या फिर दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम माई फ्रेंड, दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। मैंने आपको कहा कि भाई ये जो गिफ्ट है ये मेरे दोस्त ने दिया, इसकी लोकेशन क्या थी गिफ्ट की कि ये दोस्त से आया है, तो फ्रॉम भी आपका प्रीपोजिशन हो गया। तो अच्छा आइडिया ये होगा कि आप बैठें और प्रीपोजिशन की बहुत लंबी लिस्ट बनाएं और सारी प्रीपोजिशंस को यूज़ करना सीखें, ताकि आप हर चीज़ की डायरेक्शन और उनकी प्लेसमेंट, उनका जो लोकेशन है वो बताना सीख पाएँ। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 2 डिटेल्ड वीडियोस हैं, आप बस लिखें प्रीपोजिशन बाय ओशन इंग्लिश एकेडमी, आप उन वीडियोस को डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो द बर्ड्स फ्लू ओवर द हाउस, वो घर के ऊपर ऐसे घूम रही थी तो ओवर वर्ड हुआ है। ये सारी प्रीपोजिशंस हैं। इसके अलावा अगर आपको टाइम बताना है घड़ी के हिसाब से और कैलेंडर के हिसाब से कि कोई काम कब हुआ, जैसे मैंने कहा ओके आई विल बी देयर एट 3, मैं 3 बजे वहां पहुंच जाऊंगी, तो एग्जैक्ट टाइम बताने से पहले मैंने एट वर्ड यूज किया है जो कि एक प्रीपोजिशन है और एग्जैक्ट टाइम से पहले आती है। इसी तरह इन और ऑन यूज करते हो आप डेज से पहले, जैसे ओके आई विल मीट यू ऑन संडे, और इन यूज करते हो ईयर्स और मंथ्स से पहले। तो क्या आपको परफेक्शन चाहिए, चीज़ों की लोकेशन, कोई काम कब हुआ उसका टाइम और किसी चीज़ की डायरेक्शन एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको प्रीपोजिशन सीखनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास कंजंक्शंस। कंजंक्शंस का काम क्या है भाषा में, वो ही जो हमारे घर में दादी और नानी का होता है, परिवार को जोड़ कर रखना। तो अगर आपको एक सेंटेंस में 2 बातें कहनी है तो उसको जोड़ने के लिए जो वर्ड्स यूज हो सकते हैं उन सारे वर्ड्स को लिंकिंग वर्ड्स या फिर कंजंक्शंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आपने कहा द बुक इज ऑन द टेबल। अब देखिए अपने आप में ना ये सेंटेंस पूरा है, पर क्योंकि मुझे इसके आगे और इन्फॉर्मेशन आपको बतानी है तो नया सेंटेंस शुरू ना करके मैंने एक लिंकिंग डिवाइस यूज करी एंड, और इसके आगे और इन्फॉर्मेशन डाल दी, एंड द पेन इज ऑन द डेस्क। सिमिलरली ही कैन स्विम येट ही इज अफ्रेड ऑफ द ओशन। ही कैन स्विम, वो स्विम कर सकता है, पर अब मुझे ये बताना है पर फिर भी, तो फिर भी के लिए लिंकिंग वर्ड आई येट ही इज अफ्रेड ऑफ द ओशन। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगी। वाइल यू वॉच टीवी, जितने टाइम आप टीवी देख रहे हो ना उस दौरान, उसी टाइम पर दूसरा काम होगा जिसमें मैं पढ़ूंगी, तो आई विल स्टडी वाइल यू वॉच टीवी। 2 सेंटेंसेस उठाए और एक वर्ड से लिंक कर दिए। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि कंजंक्शंस हमें हेल्प कर सकती हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने के लिए, लॉन्ग सेंटेंसेस बनाने के लिए लैंग्वेज में। तो कंजंक्शंस के ऊपर बहुत जल्दी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसमें बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, सबको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए अब आते हैं हम 8th पार्ट ऑफ स्पीच में, जो है इंटरजेक्शंस। ये इजी है। इंटरजेक्शंस को आप ऐसे समझो कि ये मोहल्ले की वो वाली आंटी हैं जो बिना किसी बात पर ऐसे ही एक्सप्रेशंस देती रहती हैं। अच्छा, ओ, वाओ, आउच, या। तो ये जो वर्ड्स हैं जो एक्सट्रीम इमोशंस कन्वे करने में हेल्प करते हैं, एक्साइटमेंट दिखाने में, सरप्राइज दिखाने में, जॉय, एंगर, ये जो आवाज़ें हम निकालते हैं इन वर्ड्स को आप बोलते हैं कि ये इंटरजेक्शंस हैं, जैसे वाओ, आउच, ये, उप्स और आह। ओके, अब आते हैं हम डिटर्मिनर्स पर। डिटर्मिनर्स का काम क्या है लैंग्वेज में? बहुत इजी सा है। देखिए जब भी आप नाउन की बात करते हो ना तो कई बार आप नाउन की क्वांटिटी बताते हो। जैसे मैंने कहा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, कितना पानी चाहिए मुझे? एक ग्लास पानी चाहिए। या मैंने कहा वहाँ पर बहुत सारी कैट्स थी, सो मैनी। तो मैनी से क्या पता चल रहा है कि कैट्स की क्वांटिटी कितनी थी। तो जब आपको नाउन की क्वांटिटी बतानी होगी ना, एक थी, सम थी, लिटिल थी, अ लिटिल थी, फ्यू थी, अ फ्यू थी, जब इस तरह के वर्ड्स यूज करके हमें नाउन को रेफर करना होगा कि आप कौन सी नाउन की बात कर रहे हो। जैसे दिस, दैट, इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी बस शॉर्ट में ये समझो कि नाउन को ये बताने के लिए कि कितनी नाउन चाहिए अलग वर्ड्स बना दिए गए, इनको डिटर्मिनर्स कहा गया। डिटर्मिनर्स में 3 आर्टिकल्स, मतलब ए एंड द, ये तीनों वर्ड्स जिनको हम आर्टिकल्स बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो आपके पास है, आप वो देख सकते हैं। पर डिटर्मिनर्स के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करेंगे। बाकी अब आपकी बारी है, प्लीज़ मेरे को बताओ फीडबैक देकर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
क्या मैं एक नए तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको सिखा पाई? क्या आप इंस्पायर हो पाए, थोड़ा सा मोटिवेट हो पाए कि हर एक बोरिंग टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आप उसको सही अप्रोच से पढ़ें, ये सोचकर पढ़ें कि अगर इस टॉपिक को पढ़ूंगा तो ये यूज़ कहाँ होगा। बाकी इंग्लिश वॉरियर बुक को परचेज करने के लिए लिंक फॉलो करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई लव यू। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।